के ग्रैंड मेगा शो साक्षात में देखिए। एक तरफ महादेव और दूसरी तरफ विष्णु का धाम। और ये नदी बहती हुई पाक अधिकृत कश्मीर में शारदा पीठ के पास जाती है। रात को थोड़ा है खतरा, बालू होता है, शेर भी होता है यहाँ। आपको लगेगा नॉर्मल है, आप सीधे चले जाएंगे और डक से अंदर चले जाएंगे, फिर आप मिलेंगे नहीं। बहुत रिस्की है, हम तो आपको मना करते, आप जिद कर रहे हैं। पहाड़ों के बिल्कुल ठीक पीछे गुरेज की घाटी है और उसके आगे पीओके है। अगर हाथ छूटा, रस्सी टूटी तो जिंदगी की लय भी टूट जाएगी। साक्षात। जिन रहस्यों का जिक्र आपने सुना, जिन चमत्कारों की कहानी आपने सुनी, जहां सृष्टि का संचार होने के बाद पहली बार भगवान विष्णु के कदम पड़े, वेदों पुराणों में जिस विष्णु लोक के प्रमाण हैं, हकीकत में भगवान विष्णु का वो अलौकिक धाम है कहां? धरती के किस कोने में है, किस दिशा में है और कैसा है? यहाँ से तकरीबन 14,000 फुट के ऊपर निचनाई पास है। सांसें भी उखड़ेंगी। धरती पर विराजमान वो स्वर्ग ऐसे ही अचंभित नहीं करता। कहते हैं वहां आज भी ब्रह्म मुहूर्त में देवलोक का दरबार सजता है, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा खुली आंखों से दिखती है। कि वहां का पूरा इलाका लोग बताते हैं कि भगवान विष्णु का लोक है। लेकिन आज के हाईटेक दौर में कौन इन बातों पर यकीन करेगा और क्यों? आज भी विष्णु लोक से साक्षात्कार के दावे हैं। यकीन मानिए, आज विज्ञान और आस्था की टफ फाइट आपको रहस्य, रोमांच और ऐसे फैक्ट्स का बूस्टर डोज देगी जो आज से पहले ना आपने सुनी, ना देखी और ना कभी दुनिया के सामने आई। धरती का स्वर्ग कश्मीर, साक्षात के दीदार के लिए हमें फर्स्ट राउंड में इसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना था। इस सफर में पहला पड़ाव था दिल्ली से करीब 870 किलोमीटर दूर सोनमर्ग। ये वो मंजिल थी जहां से हमारा असल इम्तिहान शुरू होना था। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं टीम साक्षात के साथ मौजूद हूं धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले जन्नते बेनजीर
कश्मीर में एक ऐसे साक्षात की तलाश में जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वहां पहुंचने पे साक्षात विष्णु लोक सा महसूस होता है। तो आइए चलते हैं टीम साक्षात के साथ और करते हैं उस साक्षात के साथ साक्षात्कार। गाड़ी का थकान भरा सफर खत्म हो चुका था। टीम साक्षात ऐसी लोकेशन पर थी जहां से भगवान विष्णु के दिव्य लोक की पहेली को सुलझाने का असल चैलेंज शुरू होने वाला था। जगह थी गांदरबल जिले का सोनमर्ग, जिसकी भौगोलिक चुनौतियां यहां के बाशिंदों को भी कड़ा चैलेंज देती हैं। यही वजह थी कि सोनमर्ग के स्वर्ग के उस द्वार की तरफ पहला कदम उठाने से पहले ही हमें कड़ी वार्निंग मिल गई। रात को थोड़ा है खतरा, दिन को कोई खतरा नहीं। रात को किस तरह बालू का खतरा होता है और किसी चीज़ का खतरा नहीं। जानवर वही बालू होता है और क्या होता है, शेर है ना वही बालू। एकला आवेगा तो डर है उसमें, एकला हो सकेगा पैर फिसलेगा, गिर जाएगा, चोट आ जाएगा, लग जाएगा, कुछ तो कुछ हो जाएगा। मगर 2 बंदा जाना ठीक है, 3 हुई 5 हुई 6 हुई अच्छा रहेगा। साफ था जिस दिव्य झील के पास भगवान विष्णु के पद चिन्हों के वजूद में आने के दावे किए जाते हैं, वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। साथ ही उस अलौकिक दिव्य लोक का दीदार भी मुश्किलों भरा रहने वाला था, जिससे जुड़े चमत्कारों की गिरह खोलने की जिज्ञासा हमें हिमालय की विराट और वीरान वादियों में खींच लाई थी। लिहाजा आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए इस पूरे इलाके की ज्योग्राफी को समझना बेहद जरूरी था। अपने साक्षात के साथ साक्षात्कार के लिए लगातार हम अपनी टीम के साथ आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। ठीक हमारे पीछे जो बर्फ से ढकी चोटियाँ आप देख रहे हैं, बताया ये गया है कि इन्हीं चोटियों के बीच में है महादेव का दरबार। जी हाँ, ठीक नीचे जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, यहीं पे है बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं, कहते हैं वो विष्णु का लोक है। ठीक हमारी बाईं तरफ जो पहाड़ी दिख रही है, उसके पीछे ये बताया गया है कि वहाँ का पूरा इलाका लोग बताते हैं कि भगवान विष्णु का लोक है। तो एक तरफ महादेव और दूसरी तरफ विष्णु का धाम। कहने वाले तो सोनमर्ग को सोने की घास का मैदान कहते हैं। जमीन के स्वर्ग का यह स्वर्णिम किस्सा भले ही रोचक था, लेकिन हिमालयन रेंज के गांदरबल की जमीन का रंग सोने जैसा होने के पीछे यहां की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। जिंदगी यहां तब और भी जटिल हो जाती है जब साल में 6 महीने यह इलाका बर्फ के नीचे रहता है। लिहाजा साक्षात का दीदार बिना किसी एक्सपर्ट को साथ लिए मुमकिन नहीं था। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी मंजिल करीब आती जाएगी, लेकिन हमारा रास्ता बहुत ही दुर्गम होता जाएगा और शायद उन रास्तों से निकलना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए इसी बीच हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इस इलाके को अच्छी तरह से जानने वाले देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर। यहां आने पर खूबसूरत पहाड़, दिलकश वादियां जितना आकर्षित करती हैं, कदम कदम पर उतना ही जोखिमों से भरी हुई भी है। जोखिम ही तो है कि यहाँ के बाशिंदे 6 महीने तक देश के बाकी हिस्से से कट जाते हैं। 6 महीने पहले राशन जमा करना पड़ता है। कुदरत के इसी रौद्र रूप को चैलेंज देगी जोजिला टनल, जो 11,578 फीट की ऊंचाई पर वजूद में आएगी। 2026 तक जोजिला टनल बनकर रेडी हो जाएगी, जो श्रीनगर, करगिल, लेह को जोड़ने वाली एशिया की पहली सुरंग होगी। खैर, साक्षात का तिलिस्म हमें तोड़ना था। सफर में एक्सपर्ट के तौर पर हमें रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह ज्वाइन कर चुके थे, जो इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। देखिए, ये जो पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी, जो बर्फ की जो चट्टानें और ये जो जंगल और ये दिख रहा है, ये हिमालयन रेंज है। जोजिला से लेकर और गुरेज बांदीपुर तक ये रेंज जाती है। अब इसी रेंज के सारे चलते जाइए और आप देख रहे हैं आगे सोनामर्ग शहर है, और सोनामर्ग शहर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है और जो जंगल की पहाड़ी उतर रही है, उसके ठीक पीछे जो वैली इधर को जा रही है, इस तरफ को, नॉर्थ को, वो है हैप्पी वैली। और वहाँ से आप चलते जाएंगे तो सीधा द्रास पहुँच जाएंगे। और ये जो वी बन रहा है, ये सोनामर्ग के आगे जो वी बन रहा है, और उसके आगे 12 बजे जो एक
विशाल पर्वत बर्फ से ढका हुआ देख रहे हैं आप, वो बाबा अमरनाथ की गुफा है वहाँ पर, और उसके पैरों में बालटाल है। जब अमरनाथ यात्रा होगी तो बालटाल से होते हुए और इस विशाल फीचर को राइट से क्रॉस करके और फिर अमरनाथ यात्रा होगी। हिमालयन रेंज की जिन वादियों में हम खड़े थे उसकी ज्योग्राफी की ABCD समझ आ चुकी थी। चैलेंज बड़ा था। भगवान विष्णु के दिव्य लोक तक पहुंचने के लिए हमें करीब 14,000 फीट की ट्रैकिंग करनी थी। पहला चैलेंज निचनई पास तक पहुंचना था। समंदर तल से यह डेस्टिनेशन इतनी ऊपर है कि यहां ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। रास्ते में और क्या क्या होने वाला था, कैसे चैलेंज आने वाले थे, साक्षात को अपनी आंखों से निहारने से पहले हमें कितनी जटिल परीक्षा देनी थी, ये भी पता चल गया। जहाँ पे ये हम खड़े हुए हैं ये इसी हिमालयन रेंज का हिस्सा है, और अब हम यहाँ से लसपत्री जाएंगे। उसके बाद में फिर हम आगे पहुँचेंगे किसनसर बिसनसर, जहाँ पर मान्यता है कि विष्णु जी का लोक है। यहाँ से तकरीबन 14,000 फुट के ऊपर निचनाई पास है। सांसें भी उखड़ेंगी, पैर भी डगमगाएंगे, और उसके आगे जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर बर्फ़ बहुत है, 5 से 6 फुट बर्फ़ होगी। और जब हम चलेंगे तो हम आपके लिए रस्सियाँ लेके आए हैं और अपना तजुर्बा लेके आए हैं। उस तजुर्बे से आपको हम विष्णु लोक के दर्शन कराएंगे। खिली धूप में चमकती बर्फीली वादियां चमत्कार जैसी थीं, ऐसी जैसे मानो चांदी का कोई महल धरती पर स्वयंभू रूप में प्रकट हुआ हो। लेकिन जन्नत की यही खूबसूरती आने वाली मुसीबतों का सिग्नल देने लगी थी। जिस जगह पर हम जा रहे हैं निचनाई और उसके आगे किसनसर बिसनसर, तो बड़े आराम से -10 -15 का टेम्परेचर होगा। और अभी हम खड़े हैं तो मैं चेक कर रहा था अपने डिवाइस पर, टेम्परेचर सिर्फ 3 डिग्री का है। तो दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और डिग्री 3 है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात के 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा। दोपहर 12 बजे ही हिमालयन रेंज की इन दुर्गम पहाड़ियों में पारा 3 डिग्री से लुढ़क चुका था। यानी दिन ढलते ही हमें टेम्परेचर का टॉर्चर और झेलने के लिए तैयार रहना था, वैसे खूबसूरती के साथ। सोनमर्ग की इन फिजाओं में ऐसी कई अनदेखी चीजें भी हैं जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, जैसे पहाड़ों पर जंगली अखरोट के जंगल, भोजपत्र के साथ अल्पाइन फूल के पौधे वगैरह वगैरह। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। कुछ इस तरह से घाटियों में अब हमें जाना होगा, और ये घाटियाँ जैसे ही खत्म होगी ठीक सामने मिडोज, वो भोजपत्र का जंगल है और उनके नीचे आप देख सकते हैं कि कैसे बर्फ भी चमक रही है। तो वो भोजपत्र का जंगल शुरू हो जाएगा, और उस लाइन को क्रॉस करने के बाद कोई भी वेजिटेशन नहीं होगी और ऑक्सीजन भी काफ़ी कम हो जाएगी। टीम साक्षात की नेक्स्ट डेस्टिनेशन निचनई पास थी। ये वैली सतपुड़ा के जंगलों जैसी है। दिन में भी यहां सूरज की किरणें जमीन तक पहुंच जाएं तो गनीमत समझिए। जरा सोचिए, जहां रात में टेम्परेचर -25 डिग्री तक रहता हो, वहां देश के वीर सपूत 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं, क्योंकि भौगोलिक तौर पर यह इलाका उस POK से सटा है जिस पर 7 दशक से पाकिस्तान अपने अवैध तंबू गाड़कर बैठा है। हमारी इंडियन आर्मी के जवान लगातार वहाँ मुस्तैद हैं, और इसलिए मुस्तैद है कि इसके ठीक पीछे वो इलाका है जिसको सबसे डिस्टर्ब माना जाता है, यानी कि POK का इलाका है। जिस साक्षात के दीदार का जुनून हमें दिल्ली से यहाँ तक खींच लाया था, वो यकीनन ऐसी ही जगह थी जहाँ आम इंसानों के लिए एंट्री आसान नहीं है। खैर, दिन ढलने लगा था, अंधेरा गहराने लगा था, लिहाजा साक्षात की गिरह खोलने के लिए हमें अगली सुबह का इंतजार करना था। सुबह 10 बजे के करीब हम अपने बेस कैंप सोनमर्ग से अपनी मंजिल की तरफ निकले थे। तकरीबन 7 से 8 घंटे का वक्त गुजर चुका है और हम लगातार इन पहाड़ियों के बीच चलते जा रहे हैं। पहले तो हमें हरे घास के मैदान दिख रहे थे, जंगल दिख रहे थे। अब एक वक्त ऐसा आ गया है जब आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, और यहीं आसपास आज की रात हम यहीं पे गुजारेंगे। हाड़ कपाने वाली सर्द हवाएं, खून जमाने वाली बर्फीली फिजाएं, रात भर टेम्परेचर का टॉर्चर झेलने के बाद
क्षितिज पर अगली सुबह के साथ सूरज ने दस्तक दी। हम उस लोकेशन पर थे जिसका जिक्र युगों पहले नीलमत पुराण में किया गया था। कल की रात हमने अपनी टीम के साथ इन्हीं बर्फीली वादियों में गुजारी है। आप देख सकते हैं चारों तरफ हालात कैसे होंगे, कैसा रहा होगा रात का मंजर और कैसे बीती होगी हमारी रात। खैर, एक और सुबह हो चुकी है और अब हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि इन बर्फीली वादियों से हमें आगे जाना है और एक तरफ जहाँ बाबा अमरनाथ का दरबार है तो कहते हैं दूसरी तरफ विष्णु सर, जहाँ पे विष्णु धाम बताया जाता है। मानने वाले कहते हैं कि वो विष्णु का लोक है। तो आपने सुना होगा बाबा अमरनाथ के दरबार के बारे में, लेकिन ठीक बाबा अमरनाथ के दरबार के सामने विष्णु का लोक, वहीं तो चलना है साक्षात के लिए। हम ग्राउंड जीरो पर दावों की टेस्टिंग करते। उससे पहले यह जानना जरूरी था कि नीलमत पुराण क्या उसी साक्षात के रहस्य को खुद में समेटे है जिसका दीदार करने हम यहां आए थे। दरअसल नीलमत पुराण 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच लिखा गया था, जिसमें कश्मीर के इतिहास, भूगोल, धर्म और लोक कथाओं की कई जानकारियां हैं। कश्यप ऋषि के पुत्र नील को इस पुराण का रचयिता माना जाता है। तो क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे थे? इसके लिए हमने फिर कश्मीरी पंडितों के उस दावे को रिकॉल किया जो नीलमत पुराण पर आधारित थे। श्री भगवान विष्णु जी एक बार यहाँ घूमते घूमते आए थे, तो वहाँ पे उन्होंने अपना पाद रखा था। तो जब पाद उन्होंने उठाया अपना, तो एक बड़ा सर, मतलब जो एक स्प्रिंग है, बहुत बड़ा स्प्रिंग है, वो वहाँ पे प्रकट हुआ। यानी हम सही रूट पर थे। वैसे एक फैक्ट यह भी था कि सृष्टि की संरचना के दरमियान जिस जगह पहली बार भगवान विष्णु के कदम पड़े और कदमों की छाप से वो देवलोक बना, उसका जिक्र नीलमत पुराण में है। वो नीलमत पुराण जो वैदिक ऋषि कश्यप के वंशजों से जुड़ा है। ऋषि कश्यप के वंशज ही सृष्टि के प्रसार में सहायक माने जाते हैं। खैर, अब वक्त आ चुका था उस चुनौती का सामना करने का जिसके पार करते ही साक्षात से साक्षात्कार होने का दावा था। हमें रोप अप होके जाना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि आप देखें, ये बर्फ़ जो है, बर्फ़ ये बिल्कुल लूज़ बर्फ़ हो चुकी है। धूप निकली हुई है, तापमान इतना नीचे नहीं है, माइनस से अभी फ़िलहाल ऊपर तापमान है, यानी कि बर्फ़ पिघल रही है। बर्फ़ पिघल रही है यानी कि बर्फ़ में पकड़ नहीं है, बर्फ़ लूज़ है। लूज़ का मतलब है कि आगे चल के कोई एवलांच भी आ सकता है, आगे चल के आप स्लिप भी कर सकते हैं। अगर आप स्लिप करेंगे तो यहाँ पे स्लोप इतनी लंबी है कि कहाँ पे जाके रुकेंगे कुछ पता नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। और नीचे सामने सीधी खाई है। बर्फ की खड़ी चट्टान आंखों के सामने थी, जो हमारे जुनून और हौसले की परीक्षा लेने वाली थी। दूसरा बर्फ का पहाड़ इतना ऊंचा था जिसे पार करने की जिद जानलेवा साबित हो सकती थी। लिहाजा एक्सपर्ट का तजर्बा यहां हमारे काम आने वाला था। एक दूसरे के साथ हम रोप अप करेंगे। और ये देख रहे हैं आप, ये मैंने टॉगल रोप लगाई हुई है। इसमें ये रोप है और 2 कैराबीनर हैं। एक कैराबीनर 1 से 2 टन तक का भार उठाने में सक्षम है और वही काबिलियत इस रोप की है। बहुत मजबूत रोप है। अगर मैं इसको वैसे समझाऊं तो इस रोप से आप एक SUV उठा सकते हैं, इतनी मजबूत है, ये टूटेगी नहीं। तो ये इसकी इक्विपमेंट की मजबूती है। और ये टॉगल रोप मैं अभी आपको सबको दूंगा। ये हमारे पास ये टॉगल रोप्स हैं ये, और ये सब मैं आपको दूंगा। तो एक रियाज भाई को दूंगा, एक आपको दूंगा, अपने कैमरा पर्सन्स को भी हम लगाएंगे। और इस रोप से, ये वाली जो रोप है, इस रोप से हम सब एंकर हो जाएंगे और उसके बाद में फिर ये कार्रवाई चलेगी। टॉगल रोप जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट रेडी थे। टीम साक्षात रोप अप हो चुकी थी। फाइनल कॉल ली जा चुकी थी, लेकिन तभी गाइड ने हमें एक बार फिर से सोच लेने की नसीहत दी। लेकिन क्यों? रियाज भाई जी सर। आप ये हमें बताइए कि आप तो कई बार इस पूरे इलाके में आते जाते रहते हैं सर, तो आगे कैसी स्थिति आने वाली है? क्या सब हो सकता है, हो क्या सकता है? तो सर बहुत रिस्की है। हम तो आपको मना करते, आप जिद कर रहे हैं जाने के लिए, तो चलो ऊपर वाले का भरोसा है, तो आप ये रोप का इस्तेमाल करेंगे
तो जाएंगे, है तो रिस्की है सर। ऊपर से आपको सब बराबर लग रहा है, आपको लगेगा नॉर्मल है, आप सीधे चले जाएंगे और ढक से अंदर चले जाएंगे, और एक बार आप अंदर चले गए फिर आप मिलेंगे नहीं। और कैसे मिलेंगे? वो इस रोप की वजह से मिलेंगे, रोप से ही खींच के आप निकाल पाएंगे, क्योंकि एक बार आदमी अंदर गया तो वो खुद को भी तैर के बाहर नहीं निकल सकता, और इतना ठंडा पानी होगा कि हाइपोथर्मिया से मिनटों के अंदर उसकी मौत हो सकती है। खतरा बड़ा था। ऐसे बर्फीले इलाकों में कहां जमीन के नीचे क्या है यह बता पाना बहुत मुश्किल था। दूसरा, इस हिमालयन रेंज की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसकी स्टडी करने पर पता चलता है कि इस इलाके में 1000 से ज्यादा छोटे बड़े तालाब हैं। बर्फबारी के बाद ये तालाब 6 महीने तक ढके रहते हैं। जहां बर्फ की सतह कमजोर हो वो जगह जानलेवा हो सकती है। बर्फीले तालाब में गिरते ही हाइपोथर्मिया हो सकता है, यानी हम जिस जगह खड़े थे वहां कुछ भी हो सकता था। लिहाजा खुद को रोप अप करके ही आगे बढ़ना सही फैसला था। जानबूझकर जान जोखिम में डालना कोई अक्लमंदी नहीं थी। लिहाजा सुरक्षा का पूरा ख्याल रख हम सेफ्टी गियर से लैस होकर पहाड़ के हौसले से टक्कर लेने निकल पड़े थे। जहां से हमें क्रॉस करना है एक बर्फ की दीवार है, एक चादर सा है। डैम, ये क्या है? हाँ, ये श्रीनिवास, अब ये बिल्कुल सही कहा। नहीं, पहले आप मुझे बताइए ऊपर से हो कितना सेफ है ये? देखिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमें ये अवॉइड करना चाहिए। बट देयर इज नो वे टू अवॉइड। देयर इज नो वे टू अवॉइड, तो फिर ठीक है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ये धंस जाएगा, लेकिन रिस्की हो सकता है। कैन वी चेक इट? करीब 1000 फीट की खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी। रोप अप होने के बाद माउंटेनियर्स की तरह धीरे धीरे सधे कदमों से आगे बढ़ना था, लेकिन बर्फीला पहाड़ इतना जटिल और विराट था जिसकी ताकत ने ट्रैकिंग के दौरान कई बार हमारे हौसलों को धूल चटाई। तो कुछ इस तरह से हमें लगातार ऊपर की ओर जाना है। ये तकरीबन, जहाँ तक मैं देख के बता सकता हूँ, 1000 फीट की ऊंचाई होगी। नीचे से अगर हम क्लिफ लाइन यानी कि चोटी तक इस पहाड़ के मैं बात करूँ तो तकरीबन 1000 फीट की ऊंचाई होगी। तो हमें ऐसे ही ऊपर जाना है और इस पूरे रास्ते में सिर्फ ऐसी ही बर्फ़ है। हम बता नहीं सकते कि आखिर इस बर्फ़ की गहराई कितनी है। हमें मालूम है ये बर्फ़ है, धूप निकल चुकी है, बर्फ़ हल्का हो चुका है और कभी भी कहीं भी हमारे पैर नीचे जा सकते हैं। पहली कोशिश नाकाम रही। रस्सियों के सहारे बर्फीली पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना आसान नहीं था। साक्षात के दीदार की हसरत में एक और कोशिश की गई, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिससे लगने लगा कि साक्षात के साक्षात्कार का मोह हमें यहीं त्याग देना पड़ेगा। ठीक हो? All is good? यस सर। चोट तो नहीं है सर? नहीं नहीं, चलो। बट सर हाँ, ये आगे तो ऐसे ही ये स्लिपरी होता जाएगा सर। रस्सी बांध देंगे सर आगे जाके। अभी रियाज भाई जाएंगे आगे, पेड़ से एंकर करेंगे रोप को, और फिर आप इसको सहारे चलेंगे आप। ठीक है? ठीक है रियाज भाई? ओके, ठीक है सर। चलो, तो अभी एक बार ठीक है सर, है ना, तो अभी हम इससे निकाल देते हैं। एक नहीं सर, थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लेट मी ट्राई अगेन, मैं देखता हूँ। कोशिशें बार बार बेअसर साबित हो रही थी। हमारे साथ चल रहे गाइड ने पहाड़ी के टॉप पर एक पेड़ से रस्सी बांधने का फैसला किया ताकि रस्सी के सहारे टीम साक्षात पहाड़ के उस पार उस जगह पहुंच सके जहां विष्णु का देवलोक होने के दावे हैं। तो श्रीनिवास, अभी रिस्क नहीं लेना है। स्लिपरी है और आप लोगों को माउंटेनियरिंग की आदत नहीं है, तो कॉशन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। देयर इज नो हार्म, देयर इज नो पॉइंट अपने आप को चोट लगाने में। ठीक है सर? तो अभी क्या करेंगे, अभी रियाज भाई जो है पेड़ के साथ में रोप को एंकर करेंगे। मैं आपको कैराबिनर से रोप में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको किया जाएगा। रोप के साथ कैसे अपने आप को बाइंड करेंगे आप, और फिर आप उसके सहारे कैसे चलेंगे। और इसी तरीके से फिर हम ये कम से कम ये जंगल वाला इलाका तो इसी तरीके से पार कर पाएंगे। आखिरकार नाकामियों से मिला सबक हम सीख चुके थे। मेहनत रंग लाई और हम इस बर्फ के पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में कामयाब हो गए। चैलेंज बड़ा, बहुत बड़ा था।
वास्ता हिमालयन रेंज के सोनमर्ग से पड़ा था, वो सोनमर्ग जिसे ग्लेशियरों का सरताज कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि कश्मीर की ये वैली कोल्होई और मछोल जैसे विराट ग्लेशियरों से घिरी है। इन्हीं ग्लेशियरों के बीच विशनसर झील है, जो समुद्र तल से 3710 मीटर की ऊंचाई पर है। इस झील की भौगोलिक संरचना ऐसी है जो कई पैमानों पर विज्ञान को भी चुनौती देती है। उसी विशनसर झील में भगवान विष्णु का देवलोक होने के दावे थे। खड़ी बर्फीली पहाड़ी की चोटी से हमें अब नीचे उतरना था, करीब 1000 फीट नीचे, जहां दिव्यलोक के साक्षात के दावे थे। इन रस्सियों के सहारे ही हमें नीचे जाना होगा। स्टिप स्लोप है और नीचे जाने के बाद हम पहुंचेंगे अपने उस साक्षात्कार के पास। लेकिन अभी भी दोस्तों, ये उतना आसान नहीं है। अगर हाथ छूटा, रस्सी टूटी तो जिंदगी की लय भी टूट जाएगी। लेकिन हमारा वादा है आपसे कि हम करेंगे उस साक्षात के साथ साक्षात्कार। बने रहिए। तो चलते हैं, गुड बाय। नीलमत पुराण और रजत रंगिणी के विशनसर झील का जिक्र है। यह झील कश्मीरी पंडितों के लिए खासी अहमियत रखती है। कश्मीरी पंडित इस झील के पानी को गंगा की तरह पवित्र मानते हैं। विशनसर का मतलब विष्णु की झील है। इस पौराणिक झील की ज्योग्राफी की रीडिंग लें तो पता चलता है कि विशनसर झील करीब 1 किलोमीटर लंबी है, जबकि इसकी चौड़ाई करीब 600 मीटर है। रोपअप के जरिए टीम साक्षात विराट बर्फीली पहाड़ी से नीचे उतरी। गनीमत यह था कि टास्क हमने एक्सपर्ट की देखरेख में पूरा किया। आज सुबह तकरीबन 9 बजे हम अपने पहले पड़ाव टेबल टॉप से विशनसर लेक की तरफ बढ़ चुके थे। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। तमाम बर्फीली पहाड़ियों को पार करना था, जहां पे खड़ी फिसलन थी। शुक्र है कि हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट और हमारे गाइड मौजूद थे। ऐसे कई मौके आए जब हमारा पैर फिसला और मैं सीधे नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमारी जान बची। और अब वो वक्त आ चुका है जब हम मौजूद हैं अपने साक्षात से साक्षात्कार के लिए बिल्कुल ही करीब। तो बने रहिए हमारे साथ, चलेंगे उस साक्षात के पास। पहाड़ के इस तरफ मंजर कुछ और था, जबकि पहाड़ के उस तरफ कुछ और। साक्षात को करीब से निहारने से पहले हमें बर्फीले पहाड़ों की तलहटी से होकर गुजरना था। यह इलाका हाई सिक्योरिटी वाला है। बगल में गुरेज वैली है, जो पीओके से सटी है। यहां कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए जो आज तक इन्हीं वादियों में दफन थे। बर्फीली चोटियों और खाइयों को पार करते हुए इस वक्त हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जहां पे हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल हम सुरक्षित हैं। और ये भी मालूम है कि हम अपने साक्षात के बहुत ही करीब है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं कर्नल दानवीर से पूछना चाहूँगा। कर्नल दानवीर, प्राकृतिक जद्दोजहद चल रही है, किसी और तरह का भी खतरा है यहाँ पे? देखिए शिनी भाई, ये जिस इलाके में हम बैठे हैं यहाँ से पीओके कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप अपनी नज़र इस तरफ को दौड़ाएं, ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ों के बिल्कुल ठीक पीछे गुरेज की घाटी है और उसके आगे पीओके है। कई बार आपने इन्फिल्ट्रेशन के बारे में सुना होगा और ये भी बात सुनी होगी कि पासेस से जब बर्फ़ हट जाती है तो इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। आप बर्फ़ में अभी तक चलते हुए आए हैं, आपको पता है कितना मुश्किल हुआ होगा। और इसी चीज़ को अगर आप समझें कि अगर उन बर्फीली पहाड़ियों से नीचे उतर के आना हो तो कितना मुश्किल या नामुमकिन ही है। वैसे घुसपैठ की हर कोशिश का मुंह तोड़ जवाब यहां सेना देती है। हिमालय की इन दुर्गम वादियों में जिंदगी जितनी जटिल है, उतनी ही मुस्तैद इंडियन आर्मी रहती है। यहां सवाल यह था कि क्या जिस साक्षात को निहारने की जिद और जुनून हमने पाला था, क्या उस पर सीमा के उस पार से किसी की नजर थी? हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। आर्मी के लोग थे, हमें परमिशन आसानी से मिल गई। लेकिन क्या हम सुरक्षित हैं? हमारे ऊपर किसी की नज़र है? हम तो किसी को नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, जिस इलाके में हम बैठे हैं, ये जितनी भी ये पहाड़ियाँ देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, यहाँ पर फौजी सेनाओं की पेट्रोलिंग चलती रहती है, एम्बुश चलते रहते हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पोस्ट भी होंगी जो कि हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं। अगर हम और आप यहाँ पर सुरक्षित हैं और अपना काम कर रहे हैं तो ये बदौलत ये भारतीय सेना के उन जाबाज सिपाहियों की वजह से है। विशनसर झील के परिवेश में बर्फ से ढकी चोटियां, ग्लेशियर
पहाड़ी घाटियां, हरे भरे चारागाह और रंग बिरंगे अल्पाइन फूल हैं। भौगोलिक लिहाज से ये एक और चौंकाने वाला फैक्ट ग्राउंड जीरो पर पता चला। कहते हैं कि देवलोक की इस झील से जो जलधारा निकलती है वो पाकिस्तान तक जाने वाली नीलम नदी का सबसे बड़ा स्रोत है। विशनसर झील में पानी किशनसर झील से आता है। विशनसर झील का पानी नीलम नदी का स्रोत है जो उत्तर की ओर बड़ोआब तक बहती है और फिर पश्चिम की तरफ नियंत्रण रेखा के साथ गुरेज से होकर बहती है। पीओके से विशनसर झील 115 किलोमीटर के फासले पर है। ये ठीक हमारे बगल में जो नदी आप बहते हुए देख रहे हैं ये कृष्ण गंगा है। यहाँ पीछे कृष्णसर झील है और वहाँ से ये नदी निकलती है और ये विष्णुसर झील का इलाका है जहाँ चारों तरफ इस वक्त बर्फ ही बर्फ है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये पूरा इलाका देवलोक सा है जहाँ हम मौजूद हैं। कहते हैं कि ये भगवान विष्णु का इलाका है, विष्णु लोक है। और ये नदी बहती हुई पाक अधिकृत कश्मीर में शारदा पीठ के पास जाती है और हमारे दूसरी तरफ बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा है। तो जन्नते कश्मीर में एक देवलोक मौजूद है जहां ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं और महेश भी मौजूद है। विशनसर झील प्राकृतिक है। दावे हैं कि इस झील से कृष्ण गंगा निकलती है जिसके उद्गम की प्रक्रिया किसी तालाब या कुएं में भरने वाले पानी से अलहदा है। यानी विशनसर झील में कई अंडरग्राउंड नदियों का स्रोत होने के दावे हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? विज्ञान दावों की इस थ्योरी को कैसे देखता है? उस जगह पर क्रम सर पहला पांव रखने से विष्णु पाद कहलाया वो, और वहाँ से नदी निकली जिसे हम विशोका कहते हैं नीलमत पुराण में और राजतरंगी में भी, और जो आपका वर्तमान शुपयन है जो अनंतनाग में है, तो वहाँ से जो नदी उसे आज वेशव बोलते हैं, वहाँ से विशोका रूप से निकली, यानी वो लक्ष्मी का अवतार है। विशनसर की भौगोलिक स्थिति किसी अजूबे जैसी है। पानी का ये स्रोत अगर बंद हो जाए तो नीलम नदी का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान के जिन इलाकों से नीलम नदी गुजरती है वहां भयंकर सूखा पड़ जाए। खैर, विशनसर की ज्योग्राफी जितनी चौंकाती है उतनी ही यहां होने वाली घटनाएं अचंभित करती हैं। साक्षात का दीदार करने से पहले अमरनाथ गुफा के ठीक ऊपर ऐसा इंद्रधनुष दिखा जो अपने आप में अजूबा था। इंद्रधनुष आमतौर पर पहाड़ी के एक छोर से दूसरे छोर को छूते हुए बनते हैं, लेकिन जमीन की जन्नत पर कुछ अलग घटनाएं घट रही थी। इंद्रधनुष बाबा अमरनाथ की गुफा के ठीक ऊपर वैसे बना जैसे महादेव के सिर पर चांद विराजमान हो। यह अचंभे जैसा था, यह किसी चमत्कार जैसा लग रहा था। खैर, हमारी जिज्ञासा इससे कहीं ज्यादा उस विशनसर झील को निहारने की थी जिसे धरती का देवलोक कहा जाता है। तो आखिरकार तमाम जद्दोजहद के बाद एक बार फिर टीम साक्षात अपने साक्षात के साथ साक्षात्कार करने में सफल हुई है। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मिलेंगे एक नए साक्षात के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।